मान लेते हैं एक ए नाम का व्यक्ति है जिनका प्रॉपर्टी है मुंबई में, और ए के डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी जो है मुंबई वाला ये चला जाता है क्यू नाम के व्यक्ति के पास। तो पहला ऑब्जेक्ट ये था कि एक पर्सन को मल्टीपल प्रोसीडिंग का सामना ना करना पड़े, उससे बचाने के लिए ये सेक्शन 10 लाया गया। अब आगे हम सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी के बेयर एक्ट लैंग्वेज को पढ़ेंगे। तो कंडीशन ऑफ रेस सब जुडिस है, उसमें इस बेयर एक्ट के लैंग्वेज को हम बाइफरकेट करेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ फॉर अट्रैक्टिंग सेक्शन 10 की सेक्शन 10 को अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशन होना जरूरी है। तो ये जो सीपी भाई साहब है ये निमंस में सीनियर फार्मासिस्ट रहते हैं। अब क्या होता है कि ये जो सीपी भाई साहब है इन पे दवाइयों का धांधली का आरोप लग जाता है। अब आगे इसमें केस देखते हैं। मीनोचर बहरम जी वर्सेस हेमा एन दादा चंद जी एक होता है, उस पर कुछ पैसे देती है, लगभग 4 करोड़ 96 लाख के आसपास का। इनहेरेंट पावर का तो मतलब समझ में आ गया। अब आगे हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। आगे हम देखते हैं ये जो रूल ऑफ रेस सब जुडिस है इसका कुछ एक्सेप्शन देखते हैं कि कहाँ ये अप्लाई नहीं होगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेस सब जुडिस जो कि सेक्शन 10 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में दिया गया है। तो इसको हम पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं एक ए नाम का व्यक्ति है जिनका प्रॉपर्टी है मुंबई में, और ए के डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी जो है मुंबई वाला ये चला जाता है क्यू नाम के व्यक्ति के पास। फिर ये बात कुछ सालों के बाद पता चलती है किसको, ए के बेटे पी को, कि ये जो इनका मुंबई का प्रॉपर्टी था ना, अब ये एक क्यू नाम के व्यक्ति के पास है। तो ये पी भाई साहब जाते हैं क्यू के पास और बोलते हैं भाई साहब ये जो आपने मुंबई का प्रॉपर्टी ले रखा है ये मेरा है, क्योंकि ये मेरे पिताजी का प्रॉपर्टी है, तो अब इस पर मेरा सक्सेसनशिप राइट हुआ, अब इसका ऑनर मैं हूँ। तो क्यू भाई साहब बोलते हैं नहीं भाई साहब, ये जो मुंबई वाला प्रॉपर्टी है ना ये मेरा है, क्योंकि मैंने इस प्रॉपर्टी को ए से खरीदा है, इसका मेरे पास प्रॉपर सेल डीड है। ठीक है, तो इस बात से पी नाराज होके अब चले जाते हैं पी कोर्ट में। वो वैसे कोर्ट में जाते हैं जहां भी इस मुंबई वाले प्रॉपर्टी का जुरिस्डिक्शन है। तो मान लेते हैं कोर्ट 1। अब पी चले जाते हैं कोर्ट 1 में और ये केस फाइल कर देते हैं किसके खिलाफ, क्यू के खिलाफ, और बोलते हैं कि ये जो मुंबई वाला प्रॉपर्टी है ना इसको क्यू ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। और फिर बोलते हैं कि ये जो मुंबई का प्रॉपर्टी है इसका ऑनर मैं हूं, क्योंकि ये मेरे पिताजी का प्रॉपर्टी है, तो इसका ऑनर मैं हूं थ्रू सक्सेसनशिप राइट। और क्यू इस बात को डिनाई कर देते हैं, बोलते हैं नहीं इसका ऑनर मैं हूं क्योंकि मैंने इस प्रॉपर्टी को ए से खरीदा है, और इसका ऑनर मैं हूं क्योंकि इसका प्रॉपर मेरे पास सेल डीड है। अब ये तो रहा ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस। अब इस केस में कुछ बेसिक पॉइंट देखते हैं। इस केस में पार्टीज कौन हुए, पार्टीज इस केस में पी एंड क्यू हो गए। पी प्लेंटिफ हो गए जिन्होंने केस फाइल किया है, और क्यू डिफेंडेंट हो गए जिनके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है। अब सब्जेक्ट मैटर क्या है इस केस का, सब्जेक्ट मैटर इस केस का क्या है, सब्जेक्ट मैटर इस केस का जो प्रॉपर्टी मुंबई में सिचुएटेड है वो इस केस का सब्जेक्ट मैटर हो गया। अब कॉज ऑफ एक्शन क्या हुआ इस केस का, कॉज ऑफ एक्शन वही जो पी बोल रहे हैं कि ये जो क्यू है ना इस प्रॉपर्टी को इलीगली ऑक्यूपाई कर रखे हैं। अगर हम थोड़ा फॉर्मली बोलें तो इस प्रॉपर्टी को उन्होंने रॉन्गफुल तरीके से ले रखा है, मतलब रॉन्गफुल पोसेशन। तो ये हो गया कॉज ऑफ एक्शन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैटर इन इशू क्या है इस केस का, मैटर इन इशू इस केस का क्या हुआ, जो पी हैं वो क्लेम कर रहे हैं राइट ऑफ ऑनरशिप थ्रू सक्सेशन, और जो क्यू है इस बात को डिनाई कर देते हैं, बोलते हैं नहीं ये इनका प्रॉपर्टी नहीं है, इस प्रॉपर्टी को मैंने खरीदा है ए से, तो यहां पे ऑनरशिप का राइट मेरा है थ्रू सेल डीड। तो ये मैटर इन इशू हो गया। अब आगे इस केस का जो टाइटल होगा वो क्या होगा, दोनों पार्टी क्या क्लेम कर रहे हैं, राइट ऑफ ऑनरशिप क्लेम कर रहे हैं, तो इस केस का टाइटल हो गया ऑनरशिप। तो ये तो रहा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो पी है ये चले जाते हैं कोर्ट 1 में, क्यू के खिलाफ केस फाइल कर देते हैं, बोलते हैं कि ये जो क्यू है इन्होंने इस प्रॉपर्टी को इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। अब ये केस चलता है तो ये केस पेंडिंग में चला जाता है, काफ़ी दिन हो जाता है। अब जो ये पी हैं ये थोड़ा इरिटेट होके चले जाते हैं दूसरे कोर्ट में
कोर्ट 2 बोल सकते हैं। मान लेते हैं वो जो मुंबई का प्रॉपर्टी है उसका जुरिस्डिक्शन 2 कोर्ट में है, कोर्ट 1 एंड कोर्ट 2 में। तो ये चले जाते हैं कोर्ट 2 में पी वही केस लेके मुंबई के प्रॉपर्टी का, और बोलते हैं कि ये जो क्यू है इस प्रॉपर्टी को इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है, और बोलते हैं इसमें मेरा ऑनरशिप राइट है थ्रू सक्सेशन, क्योंकि ये मेरे पिताजी का प्रॉपर्टी है। तो अब जब ये केस ट्रायल स्टेज में जाती है तो क्यू बोलते हैं कि सर, क्यू कोर्ट 2 को बोलते हैं कि सर ये केस ऑलरेडी पेंडिंग है कोर्ट 1 में, और प्रॉपर्टी तो सेम है मुंबई वाला प्रॉपर्टी, वहाँ भी जो मैटर इन इशू है वो सेम है, वहाँ भी जो पी है वो यही क्लेम कर रहे हैं कि वो मुंबई का प्रॉपर्टी जो है उनका ऑनरशिप राइट है थ्रू सक्सेशन, और वहाँ पे मैंने डिनाई कर रखा है कि नहीं वो मेरा ऑनरशिप राइट है क्योंकि मैंने उसको ए से ख़रीदा है, तो वहाँ पे मेरा सेल लीड है। तो ये क्यों ये बात बताते हैं कोर्ट 2 को कि वहाँ पे जो केस पेंडिंग है कोर्ट 1 में वो मैटर इन इशू वहाँ पे सेम है। उसके अलावा जो पार्टीज़ हैं वो दोनों भी सेम है, मतलब वहाँ भी पी और क्यू पार्टीज़ है, यहाँ भी पी एंड क्यू पार्टीज़ हो गए। फिर उसके बाद जो टाइटल है प्रॉपर्टी का वो भी सेम है, वहाँ भी टाइटल ऑनरशिप है, यहाँ भी टाइटल ऑनरशिप है। तो कोर्ट 2 ये सारी बातें देखती है, फिर कोर्ट 2 को लगता है कि हाँ ये जो केस है ये केस कोर्ट 1 में पेंडिंग है। तो कोर्ट 2 जिसमें पी ने दूसरा केस लेके आया है, कोर्ट 2 उस केस को आगे ट्राई नहीं करेगा, उसका ट्रायल नहीं होने देती है, वहीं पे रोक लगा देती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रेस सब जुडिस। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब ये पी कोर्ट 2 में जाते हैं सेकेंड केस लेके, तो कोर्ट 2 ये देखेगी कि ये जो पहला कोर्ट है कोर्ट 1 जिसमें फर्स्ट केस पेंडिंग है, क्या वो दूसरे केस को जो कोर्ट 2 में आया है दूसरे केस को सुनने में कॉम्पिटेंट है कि नहीं। अगर कोर्ट 1 दूसरे केस को सुनने में कॉम्पिटेंट होगी तो कोर्ट 2 जो दूसरा केस आया है उसमें अगर मैटर इन इशू पहले वाले केस में सेम है और पार्टीज भी दोनों केस में सेम है और दोनों पार्टी सेम टाइटल के अंडर लिटिगेट कर रहे हैं, और जो पहला कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट है दूसरे केस को सॉल्व करने के लिए, तो दूसरा कोर्ट सेकेंड केस को ट्राई नहीं करेगी, उसका ट्रायल रोक देगी। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रेस सब जुडिस, जो कि सेक्शन 10 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में दिया गया। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आई होगी कि रेस जुडिकाटा का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अब आगे इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि रेस सब जुडिस होता क्या है। तो पहली बात, रेस का मतलब होता है थिंग और सब जुडिस का मतलब होता है अंडर कंसिडरेशन और पेंडिंग जुडिशियल इंक्वायरी, कि कोई भी चीज़ पे जो जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है उस पर अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया, अभी वो पेंडिंग में है, तो इसी को हम बोलते हैं रेस सब जुडिस। तो ये हो गया इसका लिटरल मीनिंग। अब आगे हम पढ़ते हैं इसका एक्चुअल मीनिंग कि रेस सब जुडिस का मतलब क्या होता है। रेस सब जुडिस का मतलब ये होता है कि इफ ए केस इज पेंडिंग इन अ कोर्ट, न्यू शूट कैन नॉट बी ट्राइड इन द कोर्ट फॉर द सेम मैटर एंड अमॉन्ग द सेम पार्टी, कि अगर कोई केस पेंडिंग है कोई कोर्ट में तो सिमिलर केस दूसरे कोर्ट में अगर कोई फाइल करता है उसमें पार्टी सेम हो और मैटर इन इशू भी सेम हो और दोनों पार्टी सेम टाइटल के अंडर लिटिगेट कर रहे हो, तो दूसरा कोर्ट उस केस को ट्रायल नहीं करेगी। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रेस सब जुडिस, जो कि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये जो सेक्शन 10 है ये क्यों लाया गया, मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्या था। तो पहला ऑब्जेक्ट ये था कि एक पर्सन को मल्टीपल प्रोसीडिंग का सामना ना करना पड़े, उससे बचाने के लिए ये सेक्शन 10 लाया गया। और दूसरा, मान लो पहला कोर्ट में एक केस चल रहा है और वो अभी पेंडिंग है और दूसरा कोर्ट में भी सेम मैटर का केस चलने लगा, ट्रायल भी हो रहा है उसका, और दूसरा कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और पहला कोर्ट में भी डिसीजन आ गया बाद में, बट दोनों का डिसीजन अपोजिट है। तो इस चीज़ से बचने के लिए सेक्शन 10 को लाया गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजन है दो कोर्ट का जिनका कॉन्क्रीट जुरिस्डिक्शन है, उनके डिसीजन में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए सेक्शन 10 को लाया गया। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। तीसरा ऑब्जेक्ट क्या है कि कोई भी पार्टीज को इनकन्वीनियंस ना हो, तो ये रहा ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 10। तो ऑब्जेक्ट तक तो बात समझ में आई। अब आगे हम सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी के बैरक लैंग्वेज को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नो कोर्ट should proceed with the trial of any suit in which matter in issue is directly and substantially in issue in previously instituted suit between the same party or between parties under whom they or
any of them claim litigating under the same title and court before which previously instituted suit is pending is competent to grant the relief sought and claimed, or any court beyond the limit of India established or continued by the central government and having like jurisdiction or before the Supreme Court. तो ये तो बेयर एक्ट्स का एक लैंग्वेज है जो कि आपको अभी ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, बट इसको अभी हम बाइफर्केट करके अच्छे से समझेंगे। जो कंडीशन ऑफ रेस सब जुडिस है उसमें इस बेयर एक्ट के लैंग्वेज को हम बाइफर्केट करेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो वही बात हो गई कि जो पहला केस पेंडिंग है कोर्ट में, अगर सिमिलर केस किसी दूसरे कोर्ट में आता है और कोर्ट ये देखती है कि जो पहला केस है वहाँ पे मैटर इन इशू और इस केस का जो मैटर इन इशू है दोनों केस का सेम है, पार्टीज दोनों केस में सेम है और दोनों पार्टी सेम टाइटल के अंडर लिटिगेट कर रहे हैं, उसके अलावा कोर्ट 2 ये देखेगी कि जो पहला कोर्ट है वो क्या दूसरा जो केस आया इस दूसरे कोर्ट में वो उसको सॉल्व करने में कॉम्पिटेंट है कि नहीं है। अगर कॉम्पिटेंट है पहला कोर्ट दूसरे केस को सॉल्व करने में तो कोर्ट 2 उस केस को ट्रायल नहीं होने देगी। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है रेस सब जुडिस का। तो जनरली जो रेस सब जुडिस है वहाँ पे बार कहाँ पे लगता है, बार ट्रायल पे लगता है, इंस्टीट्यूशन पे नहीं लगता है। तो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ फॉर अट्रैक्टिंग सेक्शन 10 कि सेक्शन 10 को अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशन होना जरूरी है। तो पहला है देयर मस्ट बी 2 सूट, वन प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट एंड अदर सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ये जो पी और क्यू का केस मैंने बताया था, जो पी और क्यू का एग्जांपल बताया था वही एग्जांपल लेते हैं। जो पी ने सूट 1 फाइल किया था कोर्ट 1 में, वो किया था 1 जनवरी 2024 को, और फिर उसके बाद जो पी ने दूसरा सूट फाइल किया दूसरे कोर्ट में वो किया 1 फरवरी 2025 को। तो इसमें फॉर्मली इंस्टीट्यूटेड सूट कौन होगा? जो पहला सूट है, जो 1 जनवरी 2024 को सूट फाइल हुआ है वो पहला सूट कहलाएगा। जो 1 फरवरी 2025 को सूट फाइल किया है वो दूसरा सूट कहलाएगा। अगर बाई चांस, अगर खुदा न खास्ता ये जो 1 फरवरी को दूसरा सूट इंस्टीट्यूट हुआ है अगर ये डिसाइड भी हो गया, और ये बाद में डिसाइड होता है, ये डिसाइड हो गया पहले और ये जो पहला वाला सूट है ये लेटर डिसाइड होता है, तो भी जो सूट 1 है ना वो पहला सूट ही कहलाएगा। ये जो रेस सब जुडिस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो पहला सूट फाइल हुआ है जिस डेट पे, अगर पहले डेट पे फाइल हुआ है तो वो पहला सूट ही कहलाएगा। इसको हम एक केस से समझते हैं। एक रंजू राम, राजा राम नहीं, ये रंजू राम है, रंजू राम वर्सेस नंदलाल AIR 2011 का केस है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का। तो इसमें जो कोर्ट है वो ये बात करते हैं कि जो इस केस में 2 सूट्स इंस्टीट्यूट होता है पिटिशनर और रिस्पोंडेंट के द्वारा अलग अलग टाइम पे, और दोनों साथ में चलने लगते हैं। इसके बाद जो दूसरा रिस्पोंडेंट ने जो दूसरा सूट इंस्टीट्यूट किया था वो पहले डिसाइड हो जाता है, उसके बाद वो अपीलेट स्टेज पे भी पहुंच जाता है। बट यहाँ रिस्पोंडेंट जो है जिसने दूसरा सूट फाइल किया था अब अपीलेट स्टेज पे है, वो इस बात का फ़ायदा नहीं उठा सकता कि जो पहला वाला सूट इंस्टीट्यूट हुआ है उसको स्टे कर दिया जाए, क्योंकि अगर हम रेस सब जुडिस का कॉन्सेप्ट देखें तो पहला सूट जो फाइल हुआ था जिस डेट पे, अगर पहले डेट पे फाइल हुआ है तो उसी को हम पहला सूट बोलेंगे, फॉर्मर सूट बोलेंगे। इसको और डिटेल में थोड़ा हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखो यहाँ पे यही बात लिखा है, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट मीन्स सूट इंस्टीट्यूटेड प्रियर इन टाइम एंड नॉट वन डिसाइडेड अर्लियर। कि जो सूट प्रियर इन टाइम मतलब जो पहले टाइम में सूट इंस्टीट्यूट हुआ है उसको हम प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट बोलेंगे। ये नहीं कि जो सूट मान लो कि सब्सिक्वेंटली सूट इंस्टीट्यूट हुआ वो पहले डिसाइड हो गया तो हम उसको प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट बोलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो ये पहला कंडीशन है। इस रंजू राम वर्सेस नंदलाल AIR 2011 के केस को थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। अब हम इस रंजू राम वर्सेस नंदलाल के केस को डिटेल में समझेंगे जो कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में है। अब देखो रंजू राम जो हैं एक सूट फाइल करते हैं 1993 में, इन 1993, और ये केस पेंडिंग में होता है। तभी नंदलाल क्या करते हैं, एक दूसरा सूट फाइल कर देते हैं इन
1997, ठीक है। तो जो ये नंदलाल जो दूसरा सूट फाइल किए होते हैं, इनका डिसीजन पहले आ जाता है, डिसाइडेड अर्लियर। किसके फेवर में? नंदलाल के फेवर में, नंदलाल के फेवर में डिसीजन आ जाता है। अब ये जो है ये अपील में चला जाता है, फर्स्ट अपील में जब जाता है ये केस, तो डिसीजन उल्टा हो जाता है, मतलब नंजूराम के फेवर में आ जाता है। फिर ये केस सेकेंड अपील में जाता है। अब ये केस सेकेंड अपील में गया, अब ये केस सेकेंड अपील में जाने के बाद पेंडिंग में है। यहां तक तो बात समझ में आई। अब इस केस का दूसरा पहलू देखते हैं। जो ये केस सूट फाइल हुआ था 1993 में, इसका डिसीजन आता है 2002 में, और ये फेवर में आता है किसके? रंजूराम। अब इस केस पे अपील हो जाता है लोअर अपीलेट कोर्ट में। तो ये जो अपील है, फर्स्ट अपील जो है वो पेंडिंग में है। अब जो नंदलाल हैं वो क्या करते हैं, इसमें सेक्शन 10 का बात लेके चले जाते हैं कि ये जो केस चल रहा है ना, इस पे स्टे लगा दिया जाए अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी, अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी पे स्टे लगा दिया जाए। तो जो लोअर कोर्ट है वो इस पे स्टे लगा भी देती है, बोलती है कि ये जो सेकेंड अपील जब तक डिसाइड नहीं हो जाता तब तक ये केस अब आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस डिसीजन से अनसेटिस्फाइड होके जो रंजू राम है वो हाई कोर्ट में अपील फाइल कर देते हैं। तो हाई कोर्ट इस डिसीजन को रिवर्स कर देती है, बोलती है नहीं, कि जो सब्सिक्वेंट सूट है ना उसके ट्रायल को रोकना चाहिए था। ये तो पहले ही सूट इंस्टीट्यूट हो गया था, इसके ट्रायल को अब क्यों रोका जाए भाई? जो दूसरा केस इंस्टीट्यूट हुआ था नंदलाल के द्वारा, उस कोर्ट को उसका ट्रायल रोकना चाहिए था, ना कि ये जो पहला केस इंस्टीट्यूट हुआ था इस केस को रोकना चाहिए। तो ये रहा थोड़ा सा ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस। इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है वो अगर पहले टाइम में इंस्टीट्यूट हो गया है तो उसको हम प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट बोलेंगे। यही बात रंजू राम वर्सेस नंदलाल केस में बोला गया है। अब आगे दूसरे कंडीशन पे बढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है भाई सेक्शन 10 का, कि जो मैटर इन इशू एंड सब्सिक्वेंट सूट में वो मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू होना चाहिए प्रीवियस सूट में। डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली मतलब इसेंशियल होता है कि जो दूसरा सूट फाइल हुआ है दूसरे कोर्ट में, उसमें जो मैटर इन इशू है, जो डायरेक्ट मैटर इन इशू है और जो इसेंशियल मैटर इन इशू, वो पहले केस में भी सेम होना चाहिए। ये दूसरा कंडीशन है। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, वही एग्जांपल लेते हैं पी एंड क्यू वाला। जो ए का प्रॉपर्टी था मुंबई में, उसके बेटे पी हैं, क्यू उनका प्रॉपर्टी खरीद के रह रहा है, तो वही वाला एग्जांपल लेते हैं। पी ने जो क्यू के खिलाफ कोर्ट 1 में केस फाइल किया था, क्या बोल के, कि ये जो प्रॉपर्टी है इस पे मेरा राइट ऑफ ऑनरशिप है थ्रू सक्सेशन, ये पी बोलता है। बट इस बात को क्यू जो है वो डिनाई कर देते हैं, बोलते हैं नहीं, ये जो प्रॉपर्टी का ऑनरशिप है वो मेरे पास है थ्रू सेल डीड। तो यहां मैटर इन इशू पहले के इसमें क्या हुआ, पी जो है वो क्लेम कर रहे हैं ऑनरशिप राइट थ्रू सक्सेशन, और जो क्यू है वो क्लेम कर रहे हैं ऑनरशिप राइट थ्रू सेल डीड। ठीक है, ये मैटर इन इशू हुआ पहले वाले केस में, बट ये केस पेंडिंग चला जाता है। तो जो पी दूसरे कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट 2 में जाते हैं सेम प्रॉपर्टी को लेके, दूसरे कोर्ट में भी जब जाते हैं पी, तो वहां भी तो सेम चीज क्लेम कर रहे हैं ना, कि ये जो मुंबई वाला प्रॉपर्टी है ये मेरा है, इसका ऑनरशिप राइट मेरे पास है थ्रू सक्सेशन। और जो क्यू है वो बोल रहे नहीं, इस प्रॉपर्टी को मैंने खरीदा है, इसका ऑनरशिप राइट मेरे पास है थ्रू सेल डीड। तो कोर्ट 2 ये देखती है कि ये जो दूसरा केस आया है, जो इसमें मैटर इन इशू है कि जो पी क्लेम करें कि इसका ऑनर वो है थ्रू सक्सेशनशिप राइट, सेम केस कोर्ट 1 में पेंडिंग है, वहां भी मैटर इन इशू सेम है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिए हमने। अब एक केस पढ़ते हैं जो मैटर इन इशू वाला कॉन्सेप्ट है, इस पर हम एक केस पढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस वर्सेस सी परमेश्वर। अब इस केस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। क्या है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, इसको हम निमहंस बोलेंगे, वर्सेस सी परमेश्वर जिसको हम सीपी बोलेंगे। तो ये जो सीपी भाई साहब है ये निमहंस में सीनियर फार्मासिस्ट रहते हैं। अब क्या होता है कि ये जो सीपी भाई साहब है इन पे दवाइयों का धांधली का आरोप लग जाता है। लगभग अप्रोक्स 1,80,000 के आसपास का दवाइयों का
धांधली का आरोप लग जाता है, इन पे इंक्वायरी भी होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर इनको निकाल दिया जाता है, मतलब डिसमिस कर दिया जाता है सर्विस से। अब ये सीनियर फार्मासिस्ट नहीं रहते हैं, इनको निकाल दिया जाता है। साथ में ये भी बोला जाता है कि ये जो 1,80,000 का घपला किया है इसको भी आप पे करो। अब इस डिसमिसल से नाराज होके सीपी भाई साहब चले जाते हैं लेबर कोर्ट में। लेबर कोर्ट में चले जाते हैं कि ये क्यों गए लेबर कोर्ट में भाई, कि उनको डिसमिसल किया गया तो उसका केस लड़ने गए कि ये जो हमको निकाला गया है गलत है। ठीक है, ये तो पहला हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, जो ये जो सीपी है जिनको निमहंस ने बोला था कि भैया हमको पे करो 1,80,000, बट ये हो जाते हैं फेल, नहीं देते हैं वो पैसा। तो इस बात को लेके जो निमहंस है वो बैंगलोर के, जो ये निमहंस है वो बैंगलोर में था, तो बैंगलोर के सिटी सिविल कोर्ट में सूट फाइल कर देते हैं। सिटी सिविल कोर्ट में सूट फाइल कर देते हैं कि भैया ये जो सीपी है ये मेरा पैसा नहीं दे रहे हैं। अब इसी बीच में जो लेबर कोर्ट है जो, वो क्या करती है, डिसीजन दे देती है। जो सीपी भाई साहब ने पहले लेबर कोर्ट में सूट फाइल किया था डिसमिसल के खिलाफ, तो लेबर कोर्ट डिसीजन दे देती है किसके फेवर में, सीपी के फेवर में, कि ये जो डिसमिसल है ये गलत है, इनका डिसमिसल नहीं होना चाहिए। तो इस बात से अनसेटिस्फाई होके जो निमहंस ऑर्गेनाइजेशन है वो हाई कोर्ट में रिट फाइल कर देते हैं, रिट पिटीशन फाइल कर देते हैं हाई कोर्ट में, लेबर कोर्ट के डिसीजन से अनसेटिस्फाई होके। तो अभी जो ये जो रिट पिटीशन है अभी डिसाइड नहीं हुआ, पेंडिंग चल रहा है, बट हाई कोर्ट क्या करती है, यहाँ पे जो लेबर कोर्ट का जो ऑर्डर था उस पर स्टे लगा देती है, स्टे ऑन लेबर कोर्ट ऑर्डर, उस पर स्टे लगा देती है कि जो उसने डिसमिसल के अगेंस्ट लेबर कोर्ट ने डिसीजन दिया था उस पर स्टे लगा दिया जा रहा है। अब देखो अब आगे क्या होता है, जो सीपी भाई साहब है ना, सीपी भाई साहब ये लेके चले जाते हैं हाई कोर्ट के पास एक एप्लीकेशन लेके, और बोलते हैं कि ये जो निमहंस है ना, जो सिटी सिविल कोर्ट में जो ये इन्होंने सूट फाइल किया है मेरे खिलाफ 1,80,000 के लिए वसूलने के लिए, उस पर स्टे लगा दिया जाए, जब तक ये वाला केस डिसाइड ना हो जाए, जब तक रिट पिटीशन जो निमहंस ने लेबर कोर्ट के अगेंस्ट में फाइल किया था वो अगर जब तक हाई कोर्ट डिसाइड ना कर देती है, तब तक जो सिटी सिविल कोर्ट में निमहंस ने केस फाइल किया है सीपी के खिलाफ पैसा वसूलने के लिए अपना, उस पर स्टे लगा दिया जाए। तो इसमें हाई कोर्ट क्या करती है, हाई कोर्ट स्टे लगा देती है, स्टे का ऑर्डर दे देती है, बोलती है कि हाँ जब तक ये रिट पिटीशन हाई कोर्ट का डिसाइड नहीं हो जाता, वो जो सूट चल रहा है सिटी सिविल कोर्ट में उस पर हम स्टे लगा देते हैं। तो भाई इस बात से नाराज होके जो निमहंस हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, ये चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास कि बोलते हैं कि ये जो स्टे लगाया गया है ये गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या बोलती है कि सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि हाँ ये बिल्कुल गलत है, वो हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स कर देती है, बोलती हाँ जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था वो गलत है, क्योंकि जो लेबर कोर्ट में केस चल रहा है उसका जो मैटर इन इशू है वो डिफरेंट है भाई, वो डिसमिसल से रिलेटेड है। और जो सिटी सिविल कोर्ट में मैटर है, सिटी सिविल कोर्ट में जो मैटर चल रहा है भाई वो डिफरेंट है, वो मतलब जो उनका पैसा घपला हुआ है निमहंस का उससे रिलेटेड है। तो दोनों सूट का तो जो मैटर इन इशू है वो बिल्कुल अलग है, मतलब डायरेक्टली भी नहीं सेम है ना सब्सटेंशियली सेम है, तो स्टे कहाँ से लगा सकती है, तो स्टे यहाँ पे नहीं लगता है। तो जो दूसरा कंडीशन है मैटर इन इशू, वहाँ पे यही बोलना चाह रहा था मैं कि अगर दूसरे कोर्ट में कोई केस लेके जाता है और वो वैसा सिमिलर केस पहले किसी कोर्ट में पेंडिंग है, तो दूसरा कोर्ट ये देखती है कि जो मैटर इन इशू है दोनों केस का है वो सेम है या डिफरेंट है, मतलब वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको P&Q का एग्जांपल भी दे दिया जो मुंबई में प्रॉपर्टी था, और इस केस के हिसाब से भी आपको समझा दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस वर्सेस सी परमेश्वर केस में क्या बोला जाता है, कोर्ट ये बोलता है Section 10 would apply only if there is identity of matter in issue in both the suit, meaning thereby the whole of the subject matter in the both the proceeding is identical.
कि भैया जो मैटर इन इशू चल रहा है, जो मैटर है वो दोनों सेम होना चाहिए और जो सब्जेक्ट मैटर है वो दोनों आइडेंटिकल होना चाहिए। और यहाँ पे तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस है, यहाँ तो दोनों अलग अलग है। मतलब वहाँ मैटर इन इशू डिसमिसल से रिलेटेड है, सब्जेक्ट मैटर भी अलग है। यहाँ भी जो मैटर इन इशू पैसे से रिलेटेड है, यहाँ भी सब्जेक्ट मैटर अलग है। तो ये निमहंस वर्सेस सीपी केस में बताया गया था। यहाँ तक तो बात समझ में आई होगी। दूसरा कंडीशन, हेलो हेलो, कहाँ खो गए भाई साहब, थोड़ा ध्यान दे लो। इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, आप कोई भी यूट्यूब पे सर्च कर लो। इतना डिटेल में कंडीशन के एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करना, फिर केसेस को, एक एक फैक्ट्स को आपको बताना, कंडीशंस को ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अब यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे कंडीशन पे। तीसरा कंडीशन क्या है? बोथ द सूट मस्ट बी बिटवीन सेम पार्टी और देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसका यह मतलब है कि जो एक पहला केस जो पेंडिंग चल रहा है और दूसरा केस जो सेम केस फाइल हुआ है तो किसी दूसरे कोर्ट में, तो इन दोनों केस में जो पार्टीज होने चाहिए वो सेम होने चाहिए या उनके रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। अगर उनके इवन रिप्रेजेंटेटिव भी हैं तो यहाँ पे रेस सब जुडिस अप्लाई हो जाता है। जैसे मैंने पी एंड क्यू वाला एग्जाम्पल बताया था। तो अगर मान लो केस चलता रहा, पहले में तो पेंडिंग है, दूसरे में इंस्टीट्यूट हो जाता है। कौन इंस्टीट्यूट करता है? पी के बेटे मान लेते हैं एस ने इंस्टीट्यूट किया, वो पी का रिप्रेजेंटेटिव ही कहलाएगा, तो भी वहां पे रेस सब जुडिस अप्लाई हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। मान लो ए एक व्यक्ति है जो कि बी सी डी ई का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। ये एक केस फाइल कर देता है किसी के खिलाफ, मान लो एक्स के खिलाफ केस फाइल कर देता है कोर्ट 1 में। अब यहाँ पे ये केस चलता है पेंडिंग। अब सिमिलर केस बी फाइल करने जाता है कोर्ट 2 में, किसके खिलाफ? सेम एक्स के खिलाफ। तो यहाँ भी रेस सब जुडिस अप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी सेक्शन 10 अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि भाई ये जो बी आया है दूसरा केस एक्स के खिलाफ फाइल करने, सेम जो कोर्ट 1 में केस फाइल हुआ है सिमिलर केस लेके कोर्ट 2 में, भाई वहां बी का रिप्रेजेंटेटिव ए ऑलरेडी केस फाइल कर चुका है। अब एक केस देखते हैं भाई क्या है इस केस में। इन महांजू प्रसाद वर्सेस प्रयाग में ये बोला जाता है कि सेक्शन 10 इनअप्लीकेबल नहीं होगा उस रीजन के कारण जहां भी अगर कोई एक पार्टी ऐड हो रहा है किसी केस में और जिसके खिलाफ कोई सब्सटेंशियल इशू नहीं उठाया जाता है। ये महांजू प्रसाद वर्सेस प्रयाग में बोला जाता है। अब इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो ए एंड बी है, ये ओ पी क्यू के खिलाफ कोर्ट 1 में केस फाइल कर देते हैं, ठीक है। अब कुछ समय के बाद क्या होता है, ये केस तो पेंडिंग चल रहा है, ओ क्या करता है, यहाँ से ओ निकल के आता है, ये केस फाइल कर देता है दूसरे कोर्ट में। किसके खिलाफ? ए बी तो है ही, बट सी के खिलाफ भी ये कोर्ट 2 में केस फाइल कर देता है। और वो जो केस फाइल हुआ है वो सिमिलर केस है जो कोर्ट 1 में ए बी ने जो फाइल किया उसके खिलाफ, ओपीक्यू के खिलाफ, वो सिमिलर केस है, वो चल ही रहा है, ठीक है। तो वो क्या करता है, यहाँ ए बी के खिलाफ तो फाइल करता है ये, बट वहां पे एक नया पार्टी आ जाता है सी, बट अलग से कोई इशू सी के अगेंस्ट में रेज नहीं करता है वो। तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता है कि सी आया है नया तो यहाँ सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा, यहाँ भी सेक्शन 10 अप्लाई होगा। इसी बात को महांजू प्रसाद वर्सेस प्रयाग में बोला गया। अब भाई आगे आते हैं, जो ये प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है वो कहाँ पेंडिंग होना चाहिए? वो या तो जो सेम कोर्ट में पेंडिंग होना चाहिए जिसमें कि सब्सिक्वेंट सूट लाया गया। देखो जो पी ने कोर्ट 1 में मुंबई वाले प्रॉपर्टी के खिलाफ कोर्ट फाइल किया था वो कोर्ट 1 में तो पेंडिंग है ही, बट कुछ समय के बाद क्या करता है, जो पी है वो एक दूसरा केस, सेम केस मुंबई प्रॉपर्टी का कोर्ट 1 में ही फाइल कर देता है। तो जो केस पेंडिंग होना चाहिए वो सेम कोर्ट में होना चाहिए जिसमें कि सब्सिक्वेंट सूट लाया गया है, या कोई और दूसरे कोर्ट में इंडिया के होना चाहिए, या इन एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश और कंटिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब इंडिया से बाहर हो कोई कोर्ट, बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया हो या कंटिन्यू किया गया हो, उस कोर्ट में भी अगर वो केस पेंडिंग है तो यहाँ रेस सब जुडिस लग जाए। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से जानना है, इन एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश और कंटिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, आप मेरे डेफिनेशन के लेक्चर में जाके फॉरेन जजमेंट और फॉरेन कोर्ट का डेफिनेशन का जो लेक्चर मैंने पढ़ाया उसको देख सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। और बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी कोई केस पेंडिंग है और सब्सिक्वेंटली वो किसी और कोर्ट में फाइल हो जाता है तो भी यहाँ रेस सब जुडिस अप्लाई हो जाता है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिफ्थ कंडीशन क्या है इस केस का?
द कोर्ट इन विच प्रीवियस सूट इज इंस्टीट्यूटेड मस्ट हैव जुरिस्डिक्शन टू ग्रांट रिलीफ क्लेम्ड इन द सब्सिक्वेंट सूट। तो ये फिफ्थ कंडीशन का मतलब क्या है भाई? फिफ्थ कंडीशन का मतलब यही है कि जो पहले कोर्ट में जो पहला केस फाइल हुआ था, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट जिसको हम बोलते हैं, जो फाइल हुआ था, जो अभी पेंडिंग है, जब ये दूसरा केस, सिमिलर केस जो कोर्ट 1 में फाइल हुआ है, वो सिमिलर केस कोर्ट 2 में फाइल हो जाता है, तो कोर्ट 2 ये देखती है कि जो कोर्ट 2 में जो केस आया, जो रिलीफ मांगा गया है, उसको क्या ग्रांट करने में कॉम्पिटेंट है कोर्ट 1। अगर होगी कॉम्पिटेंट तो यहाँ भी रेस सब जुडिस अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं पी एंड क्यू वाला। पी ने जो कोर्ट 1 में केस फाइल किया था मुंबई प्रॉपर्टी का, फिर वो फाइल अगेन करता है कोर्ट 2 में, तो कोर्ट 2 ये देखेगी कि जो पी ने कोर्ट 2 में केस फाइल किया है, क्या उसको कोर्ट 1 कॉम्पिटेंट है सॉल्व करने में। अगर कोर्ट 1 कॉम्पिटेंट होगी सॉल्व करने में तो वहां पे रेस सब जुडिस लग जाता। और यहाँ कॉम्पिटेंसी का ये मतलब नहीं होता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। यहाँ पे कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड मतलब होता है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन और सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट पे भी ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप मेरा जुरिस्डिक्शन वाला लेक्चर देख सकते हैं। अब आगे इसमें केस देखते हैं। मिनोचर बहरम जी वर्सेस हेमा एंड दादा चंद जी, AIR 1982 बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है। इसमें क्या होता है भाई, एक ए नाम का व्यक्ति होता है, वो सूट फाइल कर देता है स्मॉल कॉजेज कोर्ट में और बोलता है कि वो बी का टेनेंट है कुछ प्रेमिसेस को लेके। अब कुछ समय के बाद बी क्या करता है, बी एक सूट फाइल कर देता है सिटी सिविल कोर्ट में, ठीक है, और ये बोलता है कि जो ए है ना वो मेरे प्रॉपर्टी को ट्रेस पास कर रखा है, वो ट्रेस पासर है, वो मेरा टेनेंट नहीं है, वो ट्रेस पासर है। एंड फॉर इंजंक्शन रिस्टेनिंग ए फॉर इंटरफेयरिंग विद हिज पोजीशन, और जो बी है वो इंजंक्शन मांगता है कोर्ट से, सिटी सिविल कोर्ट से, कि ए को मना कर दो कि मेरे जो भी मेरा प्रॉपर्टी है वहां पे वो ना आए, उस पर वो कब्जा ना करे। तो ट्रायल कोर्ट ऑफ सिटी सिविल कोर्ट क्या करती है, जो दूसरा केस बी ने फाइल किया है उसको स्टे लगा देती है, क्योंकि सिटी सिविल कोर्ट ये बोलती है ये जो ए ने ऑलरेडी स्मॉल कॉजेज कोर्ट में एक सूट फाइल कर रखा है, उस सेम जो सब्जेक्ट मैटर है, जो बी का प्रॉपर्टी है, उस सेम सब्जेक्ट मैटर का केस लेके ए ने फाइल कर रखा है, कहाँ पे, स्मॉल कॉजेज कोर्ट में। अब दूसरा बी ने फाइल कर दिया सिटी सिविल कोर्ट में उसी सब्जेक्ट मैटर का केस लेके, तो कोर्ट बोलती है कि ये केस ऑलरेडी सेम सब्जेक्ट मैटर का पेंडिंग है, तो यहाँ पे स्टे लगा दिया जाता है। तो इस डिसीजन से नाराज होके जो बी है वो चले जाते हैं हाई कोर्ट के पास। तो हाई कोर्ट ये बोलती है कि दो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बोथ द सूट्स आर सेम, बट फिर भी सब्सिक्वेंट कोर्ट जो सिटी सिविल कोर्ट में आया है उसको कोर्ट स्टे नहीं कर सकती, क्योंकि जो स्मॉल कॉजेज कोर्ट में जो केस फाइल हुआ है और जो सिटी सिविल कोर्ट में केस फाइल हुआ है वो दोनों अलग है, दोनों का जुरिस्डिक्शन अलग है। स्मॉल कॉजेज कोर्ट में ए ने जो केस फाइल किया है वो टेनेंसी से रिलेटेड है, बट जो बी ने दूसरे कोर्ट में सिटी सिविल कोर्ट में जो केस फाइल किया है वो ट्रेसपास से रिलेटेड है। तो स्मॉल कॉज कोर्ट के पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है ट्रेसपास से रिलेटेड केस को हैंडल करने का। तो सिटी सिविल कोर्ट इस केस में उस सब्सिक्वेंट सूट को स्टे नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि जो पहला सूट फाइल हुआ है स्मॉल कॉजेज कोर्ट में वहां पे टेनेंसी रील से रिलेटेड मैटर फाइल हुआ है और दूसरे कोर्ट में ट्रेसपास से रिलेटेड मैटर फाइल हुआ है। तो स्मॉल कॉजेज कोर्ट टेनेंसी से रिलेटेड तो मैटर देख सकती है, कॉम्पिटेंट है, बट ट्रेसपास से रिलेटेड मैटर सुनने के लिए स्मॉल कॉजेज कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है। तो यहाँ पे जुरिस्डिक्शन कॉम्पिटेंसी की बात आ जाती है, इसलिए स्टे ऑफ सूट अप्लीकेबल नहीं होगा, सेक्शन 10 अप्लीकेबल नहीं होगा। तो यही बात मिनोचर बहराम जी वर्सेस हेमा दादा चंद जी में बोला गया है। अब रेस सब जुडिस के लास्ट कंडीशन को देखते हैं कि पार्टी मस्ट बी लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल इन द बोथ सूट। तो इसका क्या मतलब है कि जो पहले वाले कोर्ट में जो केस पेंडिंग चल रहा है और जो दूसरा केस फाइल हुआ है दूसरे कोर्ट में, सिमिलर केस जो फाइल हुआ है, दोनों में जो टाइटल होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। जैसे कि मैंने पी एंड क्यू का एग्जांपल दिया था, वहां भी जो कोर्ट 1 में केस फाइल किया गया था मुंबई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वहां भी पी राइट ऑफ ऑनरशिप क्लेम कर रहे थे, दूसरे कोर्ट में भी वो राइट ऑफ ऑनरशिप क्लेम कर रहे थे, दोनों में टाइटल सेम था, राइट ऑफ ऑनरशिप। इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में समझते हैं। देखो, मान लेते हैं एक ए नाम का व्यक्ति है, उसने सूट फाइल किया बी के खिलाफ और वो ये बोलता है कि ए जो है वो सी का हेयर है, सक्सेसर है थ्रू कस्टमरी लॉ। ये एक सूट 1 में बोलता है, ठीक है।
और ये केस पेंडिंग चला जाता है। अब क्या करता है, बी सिमिलर केस फाइल करता है बी के खिलाफ, और वहाँ पे ये बोलता है कि जो ए जो है वो सी का हेयर है थ्रू पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ, तो भले ही ये ए जो है ये डिफरेंट ग्राउंड पे टाइटल क्लेम कर रहा है। पहले में ये बोल रहा है कि कस्टमरी लॉ के द्वारा मैं सी का सक्सेसर हूँ, दूसरे में बोल रहा है कि नहीं मैं पर्सनल लॉ के द्वारा सी का सक्सेसर हूँ। तो यहाँ भी रेस सब जुडिस अप्लाई हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि जो ए है वो एक सूट फाइल किया और बोलता है कि वो महंत साहब का एक मठ में वो महंत साहब का हेयर है, सक्सेसर है, तो वो मठ का पूरा मठाधीश बनना चाहता है। तो वो एक सूट फाइल करता है, बोलता है कि मैं महंत साहब का हेयर हूँ तो इस मठ का मठाधीश मैं हूँ। अब ये केस तो पेंडिंग चल ही रहा है, ठीक है। अब दूसरा केस वो फाइल कर देता है दूसरे कोर्ट में, और वहाँ पे ये बोलता है कि मैं इस मठ का हेयर नहीं मैनेजर हूँ। तो भाई यहाँ पे टाइटल दोनों डिफरेंस हो गया ना। वहाँ पे क्या बोलता है कि वो मठाधीश बनना है उसको, वहाँ पे वो बोलता है कि मैं इस महंत का हेयर हूँ, मैं मतलब आगे चल के इस मठ का मठाधीश बनूंगा। बट दूसरे केस में ये बोलता है नहीं मैं मठाधीश के लिए नहीं क्लेम करने आया, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो मठ है इसका मैनेजर हूँ मैं। तो दोनों जगह टाइटल अलग अलग हैं, तो यहाँ पे सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 10 वहीं अप्लाई होता है जहाँ पे टाइटल सेम होता है। तो आई होप आपको ये कंडीशन सारे समझ में आए होंगे। अब एक बार रिकैप कर लेते हैं सारे कंडीशन। तो पहला कंडीशन क्या है कि देयर मस्ट बी टू सूट, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट एंड सब्सिक्वेंट सूट। प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट किसको बोलते हैं, जो कि पहले इंस्टीट्यूट हो चुका है, ना कि जो बाद में इंस्टीट्यूट हुआ है और पहले डिसाइड हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, मैटर इन इश्यू जो है जो दूसरे केस में है वो पहले केस में डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए। जैसे कि मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस के केस में बताया कि एक में लेबर कोर्ट का केस चल रहा था, वहाँ मैटर इन इशू डिसमिसल से था। दूसरे सिटी सिविल कोर्ट में जो मैटर इन इशू था वो पैसे से रिलेटेड था। तो मैटर इन इशू दोनों केस का अलग था, तो वहाँ पे सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा। बट वहीं अगर हम अपना एग्जांपल ले पी एंड क्यू वाला मुंबई प्रॉपर्टी का, तो वहाँ मैटर इन इशू दोनों केसेस में सेम था। तो ये हो गया दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन है कि बोथ द सूट मस्ट बी बिटवीन सेम पार्टी और देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो दोनों पार्टी सेम होने चाहिए दोनों केसेस में। उसके अलावा अगर कोई दूसरे केसेस में रिप्रेजेंटेटिव उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव केस फाइल कर रहा है तो भी वहाँ पे सेक्शन 10 अप्लाई हो जाता है, जैसे कि मैंने जॉइंट फैमिली का एग्जांपल दिया। अब आगे बढ़ते हैं कि जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है वो कहाँ पेंडिंग होना चाहिए। पहली बात तो वो सेम कोर्ट में भी पेंडिंग हो सकता है जहाँ पे दूसरा केस लाया गया है, या तो इंडिया के कोई भी कोर्ट में। तीसरा ऐसे कोर्ट में जो कि इंडिया के बाहर है बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश और कंटिन्यू किया गया है, ठीक है। चौथा सुप्रीम कोर्ट। ये हो गया आपका चौथा कंडीशन। पांचवा कंडीशन ये है कि जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है, जहाँ पे जिस कोर्ट में प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है, क्या वो कोर्ट कॉम्पिटेंट है दूसरे सूट को सुनने में। क्या जो दूसरे सूट में रिलीफ मांगा गया है दूसरे कोर्ट में, क्या वो पहला कोर्ट जिसमें प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है, क्या वो पहला कोर्ट कॉम्पिटेंट है दूसरे इंस्टीट्यूटेड सूट के रिलीफ को ग्रांट करने में। अगर कॉम्पिटेंट है तो वहाँ पे सेक्शन 10 अप्लाई हो जाएगा अगर सिमिलर केस है, तो अगर नहीं है तो नहीं होगा। ये हो गया आपका पांचवा कंडीशन। छठा कंडीशन, पार्टी मस्ट बी लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। जैसे कि मैंने आपको ऑनरशिप का टाइटल का बताया, फिर उसके बाद हेयर का टाइटल का बताया, फिर उसके बाद हेयर और मैनेजर वाला जो डिफरेंस बताया। तो ये आपका कंडीशन है। तो ये जो मैंने 6 कंडीशन आपको बताया, ये 6 के 6 सारे कंडीशन अगर फुलफिल हो जाते हैं, दूसरा केस जो इंस्टीट्यूट हुआ और जो पहला केस चल रहा है पेंडिंग है, अगर ये दोनों केसेस में ये 6 के 6 कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं तो कोर्ट क्या करेगी, जो सब्सिक्वेंट सूट फाइल हुआ है उसको प्रोसीड नहीं करेगी। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आई। तो अब हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये बैरक के लैंग्वेज को समझने के लिए हेल्पफुल होगा। तो अब हम देखते हैं नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी केस। तो इसमें एक केस है मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरा लाल। तो इसमें एक सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है प्रोहिबिशन इज ऑन ट्रायल ऑफ सूट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इज नॉट बैड बाय दिस सेक्शन। मतलब सेक्शन 10 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में इंस्टीट्यूशन बैड नहीं है, ट्रायल बैड है। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है भाई, इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें कोर्ट क्या बोलती है, बार ऑन सेक्शन 10 ऑपरेट्स व्हेन द कोर्ट प्रोसीड टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट एंड नॉट एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है ये बोलता है कि जो सेक्शन 10 है ना, वो जब
सब्सिक्वेंट सूट का ट्रायल स्टेज आएगा वहां पे बार लगेगा, इंस्टीट्यूशन पे नहीं लगेगा। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो देखो, इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र कोऑपरेटिव फेडरेशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ही लिखता हूं मैं, ठीक है। ये केस होता है, तो इसमें क्या होता है, जो ये इंडियन बैंक है, आईबी बोल देते हैं हम, और इसको हम फेडरेशन बोलेंगे, ठीक है। ये जो इंडियन बैंक है, ये फेडरेशन को कुछ पैसे देती है, क्रेडिट ऑफ फैसिलिटी एक होता है, उस पर कुछ पैसे देती है, लगभग 4,96,00,000 के आसपास का इनको पैसे देती है। बट इस पैसे को ये फेडरेशन जो है वो चुका नहीं पाता, तो इंडियन बैंक क्या करती है, इंडियन बैंक कोर्ट में चली जाती है, समरी सूट फाइल कर देती है। समरी सूट फाइल कर देती है, समरी सूट किस में है, अंडर ऑर्डर 37, इसको आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। समरी सूट फाइल कर देती है कोर्ट में और बोलती है कि मेरा पैसा दिलवा दो जो इनके पास है। समरी सूट क्या होता है, समरी सूट जनरली स्पीडी रिलीफ के लिए होता है, फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड, लाइक प्रोमिसरी नोट्स हो गए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए, या कोई भी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है फाइनेंशियल से रिलेटेड, तो जनरली समरी सूट इसी के लिए फाइल किया जाता है। तो जो इंडियन बैंक है वो कोर्ट में समरी सूट फाइल करती है अंडर ऑर्डर 37, बोलती है कि फेडरेशन से मेरा पैसा दिलवा दो। तो अब ये फेडरेशन क्या बोलता है, फेडरेशन ये बोलता है कि मैंने एक सिमिलर सूट दूसरे कोर्ट में फाइल कर रखा है, सेम मैटर के लिए, पेमेंट से रिलेटेड मैटर के लिए ही मैंने ऑलरेडी केस फाइल कर रखा है, तो आप ये जो सूट फाइल किया इंडियन बैंक पे, इस पे स्टे लगा दो। तो स्टे लगा दो, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या ऑब्जर्व करती है कि जो सेक्शन 10 है वो अप्लाई होता है कहाँ पे, ट्रायल ऑफ सूट पे, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट पे अप्लाई नहीं होता है। और जो ऑर्डर 37 है समरी सूट की जो बात करता है, समरी सूट, इसमें क्या है, इसमें ट्रायल कब बिगिन होता है, जब डिफेंडेंट को लीव ग्रांट करता है कोर्ट, ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, कंटेस्ट कर सके, ठीक है। डिफेंडेंट को जब कोर्ट लीव ग्रांट करता है टू कंटेस्ट, जो भी डिफेंडेंट के खिलाफ केस आया है समरी सूट में, तो डिफेंडेंट उसको कोर्ट के पास जाएगा लीव लेने के लिए, उससे रिलेटेड चीज़ों को कॉन्टेस्ट करने के लिए कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है। तो जब तक कोर्ट डिफेंडेंट को लीव ग्रांट नहीं करता है कंटेस्ट करने के लिए, तब तक ट्रायल स्टेज स्टार्ट ही नहीं होता है समरी सूट में। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है इस केस में, क्या ऑब्जर्व करती है इस केस में, वो बोलती है कि जो सेक्शन 10 है ना, वो ट्रायल ऑफ सूट पे एप्लीकेबल होता है, ना कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट पे। और जो अभी प्रेजेंट केस है वो एक समरी सूट का केस है, और समरी सूट में जो ट्रायल स्टार्ट होता है वो तब होता है जब कोर्ट डिफेंडेंट को, जिसके अगेंस्ट में समरी सूट फाइल किया गया, डिफेंडेंट को लीव ग्रांट करती है, उसको अपने सूट को जो फाइल हुआ है समरी सूट उसको कॉन्टेस्ट करने के लिए, जब कोर्ट डिफेंडेंट को लीव ग्रांट करती है तब ट्रायल स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ पे केस को स्टे नहीं किया जा सकता। तो वो यही बात इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन में बोला गया है कि कोर्ट यही बोलती है कि जो बार है सेक्शन 10 का, वो जब सब्सिक्वेंट सूट ट्रायल स्टेज पे आता है तब अप्लाई होगा, ना कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट पे। तो ये रहा कुछ आपके केसेस जो कि ट्रायल से रिलेटेड डील करते हैं। अब हम सारे कंडीशंस तो पढ़ लिए, जो भी केसेस हैं, एग्जांपल हैं, कंडीशन है, सब पढ़ लिए, बहुत डिटेल में पढ़े हैं। तो अब हम वापस से डायरेक्ट के लैंग्वेज पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। अब हम देखते हैं, नो कोर्ट शुड प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट। पहला पॉइंट ट्रायल से रिलेटेड तो मैंने आपको बता दिया, मनोहर और इंडियन बैंक केस से रिलेटेड समझा दिया। इन विच मैटर इन इशू इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। ये दूसरा पॉइंट कि जो मैटर इन इशू है दूसरे केस में वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली होना चाहिए पहले केस जो पेंडिंग है। तो जैसे कि मैंने पी एंड क्यू का एग्जांपल दिया कि जो मैटर इन इशू है, एक क्लेम करता है राइट ऑफ ऑनरशिप थ्रू सक्सेशन, एक क्लेम करता है राइट ऑफ ऑनरशिप थ्रू सेल डीड। वहां पे दोनों केस में मैटर इन इशू सेम है, डायरेक्टली भी है, सब्सटेंशियली है। सब्सटेंशियली मतलब इसेंशियली। और जो मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस वर्सेस सीपी का जो केस बताया था, उसमें भी मैटर इन इशू वाला केस समझा दिया था, लेबर कोर्ट और सिटी सिविल कोर्ट का। तो ये दूसरा पॉइंट तो क्लियर हो ही गया होगा आपको। अब तीसरा पॉइंट, बिटवीन सेम पार्टी और बिटवीन पार्टी अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि पार्टी सेम होना चाहिए, या कोई भी एक पार्टी सबके राइट्स को क्लेम कर रही है। जैसे कि मैंने ए वाला एग्जांपल दिया था, ए क्या है, बी सी डी का रिप्रेजेंटेटिव, वो सबके राइट्स को क्लेम कर रहा है।
तो वहाँ भी रेस सब जुडिस अप्लीकेबल हो जाता है। और रिप्रेजेंटेटिव वाला एग्जांपल जॉइंट फैमिली का एग्जांपल, जॉइंट फैमिली में अगर कोई एक केस फाइल हो चुका है, फिर कुछ दिनों के बाद कोई दूसरा बंदा जॉइंट फैमिली का केस फाइल करता है सेम केस, तो वहाँ भी सेक्शन 10 अप्लाई हो जाता है। तो ये तीसरा पॉइंट है। अब चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। जैसे कि मैंने पी क्यू का ऑनरशिप का टाइटल बताया, फिर उसके बाद जो सी का हेयर बता रहा था कस्टमरी लॉ और पर्सनल लॉ से रिलेटेड, फिर जो मैंने आपको एक डिफरेंस बताया हेयर ऑफ महंत मठाधीश जो बनना चाहता था, और जो एक जो दूसरा केस फाइल किया मैनेजर ऑफ मठ, तो यहाँ पे टाइटल दोनों का अलग अलग था। तो चौथा पॉइंट क्या है कि जो लिटिगेशन होना चाहिए वो दोनों केस में सेम टाइटल के अंदर होना चाहिए। अब देखो पांचवा पॉइंट, कोर्ट बिफोर विच प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट इज पेंडिंग इज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट द रिलीफ सॉट एंड क्लेम्ड। तो पांचवा पॉइंट का क्या मतलब है कि जो मैंने एक केस बताया था जिसमें कि ए जो है स्मॉल कॉजेज कोर्ट में केस फाइल करता है, किससे रिलेटेड? टेनेंसी से रिलेटेड। बट बी जो है ए के अगेंस्ट दूसरा केस फाइल करता है सिटी सिविल कोर्ट में, किससे रिलेटेड? ट्रेसपास से रिलेटेड। तो स्मॉल कॉजेज कोर्ट जो था वो कॉम्पिटेंट नहीं था, उसके अंडर में जुरिडिक्शन नहीं था कि वो ट्रेसपास जैसे सब्जेक्ट मैटर को हैंडल करे, तो वहां पे सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा। और अब लास्ट पॉइंट, छठा पॉइंट, इसमें क्या है भाई कि जो केस है वो कहाँ कहाँ पेंडिंग होना चाहिए। पहला तो जो सेम कोर्ट में भी पेंडिंग हो सकता है, जिसमें एक केस ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा है, दूसरा केस भी फाइल हो जाता है। दूसरा, कोई भी इंडिया के कोर्ट में जो कॉम्पिटेंट हो। तीसरा यही कि जो कोर्ट इंडिया से बाहर हो बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश और कंटिन्यू किया गया हो। और चौथा कहाँ पे पेंडिंग होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका क्या मतलब है भाई कि जो पहला केस है वो कहाँ पेंडिंग होना चाहिए? वो सेम कोर्ट में पेंडिंग होना चाहिए जहाँ पे दूसरा केस फाइल हुआ है, या तो वो कोई भी इंडिया के कोर्ट में पेंडिंग होना चाहिए बट वो कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए जो दूसरा केस फाइल हुआ है उसको सॉल्व करने में। तीसरा, कोई भी ऐसा कोर्ट जो इंडिया से बाहर है बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश और कंटिन्यू किया गया है, बट वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए दूसरा केस जो फाइल हुआ है किसी कोर्ट में उसको सॉल्व करने में। चौथा, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होना चाहिए। तो ये बैरेक्ट के लैंग्वेज है। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आई होगी, बैरेक्ट्स के लैंग्वेज भी समझ में आओगे, इतना डिटेल में मैंने आपको बता दिया। अब सेक्शन 10 में एक एक्सप्लेनेशन है। क्या एक्सप्लेनेशन है भाई कि जो कोई भी ऐसा केस जो कि फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग हो और वैसा ही सिमिलर केस इंडिया में लाया जाता है, तो इंडियन कोर्ट बार नहीं होगी उस कोर्ट को स्टे करने में, वहाँ पे सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा। तो यही बात एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 10 में बताया गया। हम इसको पढ़ते हैं एक बार। The pendency of suit in foreign court does not preclude the court in India from trying a suit founded on the same cause of action। इसका यही मतलब है कि जो फॉरेन कोर्ट में कोई केस फाइल किया गया है और उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे दूसरा केस आ जाता है इंडिया में, दूसरा केस एक इंडिया में फाइल किया जाता है और फॉरेन कोर्ट में वो केस तो पेंडिंग है ही, बट दूसरा केस इंडिया में फाइल हो जाता है, तो इंडियन कोर्ट उस केस को स्टे नहीं करेगी, वहाँ पे सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा। यही बात एक्सप्लेनेशन 10 में दिया गया। अब जो ये बेयर एक्ट के लैंग्वेज हैं और जो एक्सप्लेनेशन है इसको हम एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इस एग्जांपल को मैंने इस पीडीएफ में लिख भी रखा है, आ गया, हाँ ये रहा। देखो, एक के नाम का व्यक्ति है जो कि दिल्ली का है, दिल्ली में रहता है। उसने एक एच नाम के व्यक्ति को अपना एजेंट रख रखा है, कहाँ पे? मुंबई में, ताकि वो के जो भी गुड्स वुड्स हैं उसको बेच सके। अब यहाँ पे क्या होता है, एच है जो एजेंट है के का, वो के को सू कर देता, मतलब के खिलाफ केस फाइल कर देता है मुंबई में फॉर द बैलेंस ऑफ अकाउंट्स, मतलब पेमेंट से रिलेटेड जो भी उसका मसला है, जो भी उसके बीच में और के बीच में डीलिंग हुई है पेमेंट से रिलेटेड, उसके लिए वो मुंबई में केस फाइल कर देता है और वो मुंबई में केस पेंडिंग हो रखा है। अब कुछ समय के बाद जो के है वो एच के खिलाफ केस फाइल कर देता है, कहाँ? दिल्ली में, जहाँ के रहता है, वही फॉर अकाउंट, मतलब जो भी पैसे से रिलेटेड जो भी लेन देन का बात है उससे रिलेटेड, और जो भी के का जो गुड्स के डैमेजेज हुए हैं एच के नेग्लिजेंस के द्वारा वो उससे रिलेटेड, और पैसे से रिलेटेड के एच के खिलाफ दिल्ली में सूट फाइल कर देता है। तो यहाँ पे क्या है, मैटर इन इशू जो के सूट में है वो अकाउंट से रिलेटेड एक तो है ही मैटर इन इशू, तो वो मैटर इन इशू मुंबई वाले केस में भी डायरेक्टली एंड सब्सटेंटली सेम है, और दोनों में पार्टी भी सेम है, वहाँ भी के एच यहाँ भी के एच। और जहाँ पहला वाला केस फाइल हुआ है, क्या वो दूसरे केस को सुनने में कॉम्पिटेंट है कि नहीं है? तो मुंबई कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट है। जो के ने दिल्ली में सूट फाइल किया है उसमें उसने जो रिलीफ मांगा है उसको ग्रांट करने में मुंबई कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट है। तो यहाँ जो दिल्ली कोर्ट है वो जो केस सूट फाइल किया है
वो उसको नहीं ट्राई करेगी, वहाँ ट्रायल पे ही रोक लगा देगी। तो ये तो रहा सेक्शन 10 का कॉन्सेप्ट जो कि हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया। अब इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। मान लो जो एच है ना वो नेपाल में है, जो के का एजेंट है वो मुंबई में ना होके नेपाल में है, और जो एच है वो नेपाल में सूट फाइल कर देता है किसके खिलाफ, के खिलाफ। और यहाँ के क्या करता है, एच के खिलाफ दिल्ली में सूट फाइल तो किया ही है। तो यहाँ पे दिल्ली कोर्ट उस जो के ने सूट फाइल किया है दिल्ली में, दिल्ली कोर्ट उस सूट को नहीं रोकेगी, क्योंकि वो जो केस पहला वाला है वो फॉरेन कोर्ट में, वो नेपाल में चल रहा है, इंडिया में नहीं चल रहा है। तो यही एक्सप्लेनेशन 10 बोलता है। तो ये तो रहा आपका सेक्शन 10, जिसको कि हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। अब इसके आगे थोड़ा सा हम एडिशनल चीज़ें देखेंगे। अब जैसे कि इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट टू स्टे एंड सेक्शन 10 क्या है इसमें भाई, इफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 डू नॉट अप्लाई स्ट्रिक्टली और केस इज नॉट कवर्ड बाय सेक्शन 10, ए सिविल कोर्ट हैज इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 151 ऑफ कोर्ट टू स्टे सूट इफ इट कंसिडर नेसेसरी टू डू सो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो इसका क्या मतलब है कि कहीं भी अगर सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होता है, स्पेसिफिकली नहीं है या एक्सप्रेसली नहीं है, तो सिविल कोर्ट सेक्शन 151 के अंडर इनहेरेंट पावर के अंडर कोई भी केस को स्टे कर सकती है अगर उसको ये लगेगा कि ये जरूरी है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। अब आगे हम इसमें कुछ केसेस देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है। जैसे कि पदम सेन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें ये बोला गया है हाई कोर्ट इन इट्स एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी में स्टे एनी सूट इंस्टीट्यूटेड इन एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो इसमें ये बोला गया है पदम सेन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कि हाई कोर्ट सेक्शन 151 के पावर के अंडर, जो इनहेरेंट पावर दिया गया सेक्शन 151 में, उसके अंडर ऐसा वो कोई भी सूट को स्टे लगा सकता है जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया गया है। क्यों भाई, कि अगर हाई कोर्ट को लगे कि ये जस्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है तो वो लगा सकता है। अब दूसरा केस इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, जिसका फैक्ट्स हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। कोर्ट हैज़ इनहेरेंट पावर टू कंसोलिडेट डिफरेंट सूट बिटवीन सेम पार्टी in which the matter in issue is substantially the same to avoid two conflicting decision। तो ये इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करती है कि कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होता है कि वो दो सिमिलर सूट को कंसोलिडेट करके एक जगह पे ला दें ताकि जो दोनों कोर्ट का कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन ना आ जाए। अब तीसरा केस क्या है भाई, ओएनजीसी वर्सेस प्रसाद, जो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट का केस है। इसमें ये बोलती है कोर्ट कि जो स्टे ऑफ सूट के लिए एप्लीकेशन लाया जाता है, अगर वहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न दिया गया स्टे ऑफ सूट के लिए तो वहाँ पे सेक्शन 151 को अप्लाई नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई केस में सेक्शन 10 अप्लाई हो रहा है, वहाँ पे प्रोविज़न है कि हाँ सेक्शन 10 अप्लाई हो सकता है एक्सप्रेसली, तो वहाँ पे सेक्शन 151 को नहीं लाना चाहिए। अब वहाँ सेक्शन 151 को अप्लाई नहीं करना चाहिए। ये ओएनजीसी वर्सेस प्रसाद केस में कहा गया है। स्टे ऑफ सूट कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय इन्वोकिंग इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 151 where there is a specific provision for that purpose, for example section 10 of the code। अब इनहेरेंट पावर का तो मतलब समझ में आ गया। अब आगे हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। अब इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन में क्या है कि अगर कोई भी पार्टी सेक्शन 10 के राइट्स को वेव कर देती है और वो बोलती है कि आप सब्सिक्वेंट सूट को प्रोसीड करो, तो वो बाद में जाके इस प्रोसीडिंग का, जो सब्सिक्वेंट सूट का प्रोसीडिंग चल रहा है, उसको क्वेश्चन नहीं कर सकती। बाद में नहीं बोल सकती कि अब स्टे लगा दो, क्योंकि वो राइट को ऑलरेडी वेव कर चुकी है। और अगर डिक्री बाई चांस पास हो जाता है सेक्शन 10 के अंडर, सेक्शन 10 को वॉलेट करते हुए, मान लो कि दो सूट फाइल हुए हैं, पहला सूट पेंडिंग में है और दूसरा सूट चले जा रहा है, और दूसरा सूट ट्रायल स्टेज में चला गया, उस पर डिसीजन आ गया। जो दूसरा सूट फाइल हुआ उस पर डिसीजन आ गया, तो जो दूसरे सूट पे डिक्री आया है वो नल नहीं होगा। ये किस में बोला गया, पुखराज डी जैन वर्सेस जी गोपाल कृष्णा में ये बात बोली गई है कि डिक्री पास्ड इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 10 नॉट ए नलिटी एंड कांट बी डिसरिगार्डेड इन द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। मतलब कि कोई भी सेक्शन 10 का कंट्रावीन करके डिक्री पास किया गया, मतलब कि दो केस फाइल हुए हैं, पहला पेंडिंग चल रहा है, दूसरा केस भी फाइल हो गया, दूसरा केस का डिसीजन आ गया, तो यहाँ पे सेक्शन 10 तो वॉलेट हो गया ना, बट इसमें जो डिक्री दिया गया है वो नल नहीं होगा और उसको हम एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। तो अब हम आगे देखते हैं क्या है, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग इन अदर कोर्ट। तो इसमें क्या है, पावर टू स्टे सूट अंडर सेक्शन 10 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड डज नॉट कैरी पावर टू स्टे प्रोसीडिंग ऑफ अनदर कोर्ट। तो इसमें ये बोला गया है सेक्शन 10 जो सीपीसी का है वो कोई भी कोर्ट को ये पावर नहीं देती है कि वो किसी दूसरे कोर्ट के प्रोसीडिंग को स्टे कर दे, उसको बस अपने कोर्ट के जो केसेस हैं
उसको स्टे करने का पावर है, ना कि किसी दूसरे कोर्ट के केसेस को स्टे करने का पावर है। अब इसमें एक केस पढ़ते हैं, ऑफिशियल रिसीवर वर्सेस पलानी स्वामी, जो कि मद्रास हाई कोर्ट का केस है। इसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक्सरसाइजिंग इंसॉल्वेंसी जुरिसडिक्शन अंडर प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, ये प्रोविंशियल होगा, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट इज नॉट एम्पावर्ड अंडर दिस सेक्शन, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 10 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, टू स्टे अ सूट पेंडिंग अगेंस्ट द इंसॉल्वेंट इन सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ऑफिशियल रिसीवर वर्सेस पलानी स्वामी केस में ये बोला गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि इंसॉल्वेंसी के जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज कर रही है किस एक्ट के अंदर, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंदर, बट वो सेक्शन 10 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर उसको ये पावर नहीं है कि वो कोई भी सूट को जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में पेंडिंग है उसको स्टे कर सके। यह ऑफिशियल रिसीवर वर्सेस पलानी स्वामी केस में बोला गया। अब अपील से रिलेटेड चीजें देखते हैं। नो अपील इज परमिसिबल अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ स्टे पास्ड अंडर सेक्शन 10 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड एज इट इज नाइदर डिक्री नॉर इट कम्स विद इन द कैटेगरी ऑफ अपीलेबल ऑर्डर। तो इसमें क्या बोला गया है, जो पीसी जयरथ वर्सेस अमृत जयरथ, दोनों पति पत्नी रहते हैं, ये हिंदू मैरिज एक्ट का केस है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। इस केस में क्या बोला गया है कि नो अपील इज परमिसिबल अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ स्टे पास अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी। जो सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी का ऑर्डर है स्टे का, उस पर किसी भी अपील का परमिशन नहीं है, क्योंकि ये डिक्री भी नहीं है और कोई अपीलेबल ऑर्डर भी नहीं है। अब आगे देखते हैं रिवीजन के कॉन्सेप्ट को। एन अप्लीकेशन फॉर रिवीजन अगेंस्ट ऑन ऑर्डर फॉर स्टे ऑफ सूट अंडर सेक्शन 10 वुड लाई। तो ये रामचंद्र पिलाई वर्सेस निलंबल केस में बोला गया है कि जो सेक्शन 10 के अंडर जो स्टे का ऑर्डर आया उस पर अगर आपको रिवीजन के लिए अप्लीकेशन देना है तो आप दे सकते हैं। मतलब सेक्शन 10 के स्टे पे रिवीजन का जो अप्लीकेशन होता है वो चलेगा, मतलब वहाँ पे कोई बैन नहीं है। अब आगे हम देखते हैं ये जो रूल ऑफ रेस सब जुडिस है इसका कुछ एक्सेप्शन देखते हैं कि कहाँ ये अप्लाई नहीं होगा। तो पहला एक्सेप्शन क्या है, सूट पेंडिंग इन अ फॉरेन कोर्ट, जो कि ऑलरेडी सेक्शन 10 के एक्सप्लेनेशन में दिया जा चुका है। सूट पेंडिंग इन अ फॉरेन कोर्ट, अगर फॉरेन कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है और सिमिलर केस इंडियन कोर्ट में आ जाता है सेम कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड, तो इंडियन कोर्ट उस पर स्टे नहीं लगाएगी। ये एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया सेक्शन 10 के। तो सूट पेंडिंग इन फॉरेन कोर्ट एक एक्सेप्शन है। इसमें एक केस पढ़ते हैं, नाथ बैंक वर्सेस एएमटी कॉर्पोरेशन। इसमें क्या बोलता है, पेंडेंसी ऑफ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट कैन नॉट बी सेड टू बी ए प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट एंड कोर्ट इन इंडिया आर नॉट प्रिकुलेटेड फ्रॉम ट्राइंग ए सूट बेस्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। भाई नाथ बैंक वर्सेस एएमटी कॉर्पोरेशन जो भी है, इसमें सेम बात हो रही है जो एक्सप्लेनेशन में दिया गया, सेक्शन 10 के एक्सप्लेनेशन में जो बात कही गई है इसमें भी सेम बात कही जा रही है कि जो पेंडेंसी है फॉरेन कोर्ट में उसको हम प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट नहीं बोल सकते। और जो इंडिया कोर्ट है सेम कॉज ऑफ एक्शन में अगर दूसरा केस आया है तो इंडियन कोर्ट उस केस को स्टे नहीं कर सकती, मतलब वहाँ पे सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा। ये नाथ बैंक में बोला गया। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर क्या होता है, इंटरलॉकेटरी ऑर्डर, जो कि जुडिशियल का जो जुडिशियल डिसीजन आने वाला है उसमें एक टाइप से हेल्प करते हैं, तो इसको हम इंटरलॉकेटरी ऑर्डर बोलते हैं, जिससे हम इंटरिम ऑर्डर भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन में क्या बोला गया है, rule of res sub judice does not affect the jurisdiction of court to pass interim orders such as temporary injunction, attachment before judgment, appointment of receiver। तो इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन में भी ये बात बोला गया था कि जो रूल ऑफ रेस सब जुडिस है ना, वो कोई भी कोर्ट के जुरिसडिक्शन को अफेक्ट नहीं करेगी अगर वो कोर्ट इंटरिम ऑर्डर पास करती है, लाइक टेम्परेरी इंजेक्शन, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। ये सारे कॉन्सेप्ट हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है भाई, समरी सूट। समरी सूट का जो हमने केस देखा था इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव वर्सेस मार्केटिंग फेडरेशन का, जो कि हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। यहाँ पे बोला गया था कि समरी सूट में जो ट्रायल बिगिन होता है वो डिफेंडेंट को लीव ग्रांट होने के बाद बिगिन होता है। तो समरी सूट में वैसे भी सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होता है। तो इसमें क्या है, इन अ समरी सूट ट्रायल रियली बिगिन आफ्टर द कोर्ट ग्रांट लीव
to defendant to contest the suit, and thus world trial in section 10 in context of suit under order 37 can't be interpreted to be the entire proceeding starting with the institution of suit. तो जो इस समरी सूट के केसेस में लिखे हुए हैं, तो वही बात मैंने इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के केस में आपको मैंने डिटेल में बता दिया कि जो ट्रायल बिगिन होता है समरी सूट में वो कब होता है, जब डिफेंडेंट को कोर्ट लीव ग्रांट करती है उस सूट को कंटेस्ट करने के लिए, ना कि स्टार्टिंग से ही ट्रायल बिगिन हो जाता है। तो यहाँ पे तो वैसे भी सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा। तो ये कुछ एक्सेप्शन है। अब कुछ अदर प्रोविज़न देख लेते हैं स्टे ऑफ सूट से रिलेटेड, इसको आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ऑर्डर 30 रूल 2 स्टे बाई और अगेंस्ट फर्म। ऑर्डर 32 रूल 10 स्टे ऑफ प्रोसीडिंग ऑन द रिमूवल ऑफ नेक्स्ट पीरियड। ऑर्डर 35 रूल 3 प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट इज सुइंग प्लेंटिफ। सेक्शन 151 के बारे में तो पढ़े ही, इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट, इसको आगे हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये रहा पूरा डिटेल लेक्चर ऑफ सेक्शन 10 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, जिसे हम रेस सब जुडिस भी बोलते हैं। इसके साथ साथ हमने इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी पढ़ी, एक्सेप्शन भी पढ़े, और सेक्शन 10 को तो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ऐसा शायद ही अगर आप यूट्यूब पे सर्च करो तो इतना डिटेल में शायद ही किसी ने एक्सप्लेन किया हो। अगर किया भी हो तो अच्छी बात है, बट फिर भी अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। तो अब हम आगे कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? रेस जुडिकाटा, जो कि सेक्शन 11 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में है। तो ऐसे ही डिटेल लेक्चर देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विधिशाला with the green logo, as well as you can access this lecture on my e-learning platform which is www.vidhisala.co.in। वहाँ पे भी जाके इस लेक्चर को आप एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।